लास्ट वीडियो में हमने बात की थी न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के बारे में और ये भी जाना था कि अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं थीं और क्यों वो मॉडल फ्लॉप हुआ। तब उसके बाद में क्योंकि वो मॉडल फ्लॉप हो गया था इसलिए सारे के सारे वैज्ञानिक इस खोज में लगे थे कि भाई एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई किया जाए। तब बहुत समय के बाद में एक रशियन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डमित्री इवानोविच मेंडलीफ। उन्हें इस बात पर सफलता मिली और उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब तक 63 एलिमेंट खोजे जा चुके थे। तो मेंडलीफ ने 63 एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया और उसके लिए उन्होंने सारे के सारे एलिमेंट्स की रिएक्शन कराई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही क्यों चुना? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो थे हाईली रिएक्टिव थे और लगभग सभी एलिमेंट से रिएक्शन करके कंपाउंड बना रहे थे, इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चुना। इससे उन्होंने क्या पाया कि जो बनने वाले कंपाउंड थे वो आपस में सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं। इस बेस पर उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया और एक टेबल तैयार की जिसे आप मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रही है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल क्या है और वो किस तरह से डिज़ाइन की गई थी, और हम ये भी जानेंगे कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के क्या अचीवमेंट्स थे और क्यों इतने समय तक लोगों ने उसको सही माना, और ये भी जानेंगे कि उसकी पीरियोडिक टेबल में क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो नंबर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारे सामने आता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित थी। मैंने अभी आपको बताया था कि मेंडलीफ ने सबसे पहले एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, तब प्रॉपर्टीज़ उन्हें सिमिलर मिली। तो पहला पॉइंट आप यहाँ से यही याद रखेंगे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित थी। नंबर 2 पॉइंट यहाँ पर है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहा जाता है और 6 क्षैतिज पंक्तियाँ जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई थी, वहाँ पर देखिए किस तरह से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ग्रुप्स लिखा हुआ है, ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पर जो नंबरिंग 8 की दी हुई है तो ऊपर से नीचे की ओर ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं, या इन्हें हिंदी में हम समूह कहेंगे। और साथ ही साथ ये जो तिरछी लाइनें आपको दे रखी हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये यहाँ पर जो लाइनें हैं इनको हम आवर्त बोलते हैं या पीरियड्स बोलते हैं। तो इस तरह से उन्होंने सारे के सारे एलिमेंट्स को इस टेबल में रखा। नंबर 3 पॉइंट है कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ समूहित किया जा सकता है। जब मेंडलीफ ने अपनी टेबल बनाई ना, तो उसको पीरियोडिक टेबल क्यों कहा? क्योंकि कुछ समय के बाद में जो है वो रिपीट हो रही थी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की, तो जो समान गुणधर्म वाले एलिमेंट्स थे ना उनको एक ही समूह में रखा गया। अब अगर हम बात करें मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियों के बारे में, क्या अचीवमेंट थे, क्या खास बात थी उनकी टेबल में, तो नंबर फर्स्ट पॉइंट मैं मानता हूं कि मेंडलीफ ने उस समय तक ज्ञात सभी 63 एलिमेंट्स को वर्गीकृत किया था। देखो अभी तक अगर हम बात करें कि सबसे पहले हमने डावेराइनर को देखा तो उन्होंने भी 25 एलिमेंट थे लेकिन सिर्फ 9 में ही ट्रेट्स बता पाए थे वो। और उसके बाद में न्यूलैंड्स ने अपना रूल दिया तो वो भी कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था, भारी एलिमेंट्स जैसे ही आ रहे थे उन पर वो अप्लाई नहीं हो रहा था। लेकिन मेंडलीफ की सबसे पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उनके समय तक 63 एलिमेंट खोजे जा चुके थे और उन्होंने सारे के सारे अपनी टेबल में रख दिए थे और उन्होंने कहा कि भाई प्रॉपर्टीज़ इनकी इस तरीके से हैं, वर्गीकृत कर दिए थे। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि जितने एलिमेंट तब तक आ चुके थे उन्होंने सबको क्लासीफाई किया। नंबर 2 पॉइंट क्या था कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को मेंडलीफ ने एक साथ रखा, जैसे कि निकिल और कोबाल्ट। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो तो निकिल को और कोबाल्ट को जब न्यूलैंड्स रख रहे थे तो उन्होंने बाद में देखा कि कोबाल्ट और निकिल को साथ में उन्होंने ज़बरदस्ती रखा था। लेकिन मेंडलीफ ने क्या काम किया, क्योंकि प्रॉपर्टीज सेम थी इसलिए उन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया। देखिए ग्रुप 8 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोबाल्ट रखा हुआ है और यहाँ पर निकिल रखा हुआ है, तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी ना, इसलिए मेंडलीफ ने उन दोनों को साथ में रखा।
नंबर 3 पॉइंट है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए पहले से स्थान छोड़े गए थे। देखो, अगर मैं बात करूं न्यूलैंड्स की, तो न्यूलैंड्स ने क्या किया था, उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 56 ही एलिमेंट हैं, फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट खोजा नहीं जाएगा। लेकिन मेंडलीव ने ये गलती नहीं की। मेंडलीव ने क्या काम किया, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में पहले से कुछ खाली स्थान रखे कि भाई अगर फ्यूचर में कोई नए एलिमेंट्स आएंगे तो उन्हें हम इस जगह पर रखेंगे। ये उनकी पीरियोडिक टेबल की एक अच्छी बात थी कि उन्होंने आगे आने वाले एलिमेंट्स के बारे में भी पहले से सोचा। देखो, अगर हम बात करें मेंडलीव की सबसे पहली टेबल के बारे में, तो वो कुछ इस तरह की दिखती थी। यहाँ पर देखो बीच में स्पेस खाली है। मेंडलीव को ये बात पहले से पता थी कि भाई कुछ ना कुछ नए एलिमेंट्स ऐसे ज़रूर होंगे जो खोजे जाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले से ही यहाँ पर बीच में स्पेस खाली रखे कि भाई जो नए एलिमेंट्स खोजे जाएंगे ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर उन्हें हम यहाँ पर रखेंगे। इससे देखो एक बात ये भी क्लियर होती है कि मेंडलीव पहले से जानते थे इस बारे में कि एलिमेंट्स जो नए खोजे जाएंगे उनकी प्रॉपर्टी किससे मिलती जुलती होंगी। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पहले से ही इस बात को सोच रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे उन्हें ये कैसे पता चला। भाई देखो, यहाँ पर उन्होंने एक ही बॉक्स क्यों छोड़ा या दो बॉक्स क्यों छोड़े, ये भी तो एक बात है ना। उन्होंने कैसे सोचा कि भाई यहाँ दो ही एलिमेंट आएंगे या एक ही एलिमेंट आएगा, क्योंकि ये गिनती तो कुछ फिक्स नहीं है ना। तो इसके पीछे भी क्या बात थी, उन्हें ऐसा लगता था कि भाई यहाँ पर जब एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ऑर्डर में हम रखते हैं, तो क्या देखते हैं कि यहाँ देखो 6 लगभग 7 के बराबर है, और ये 9 हो गया, फिर उसके बाद में 10 है, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 19। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एटॉमिक मासेस के बीच में ना कोई ज़्यादा बड़ा गैप नहीं दिख रहा। लेकिन अगर हम बात करें जहाँ उन्होंने गैप छोड़ा है, यहाँ पर 40 है और यहाँ पर 47.9, मतलब लगभग 48 के बराबर। तो ये गैप तो ज़्यादा हो गया ना। जबकि अगर हम ऊपर देखते हैं तो गैप थोड़ा थोड़ा है। तो उन्होंने अपने माइंड से ये ऐसा इमेजिन किया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक एलिमेंट इनके बीच में यहाँ पर आ जाएगा, तो जब आएगा तो उसको हम रख देंगे। बस सिर्फ और सिर्फ इतनी सी वो थी। इसको हम लिमिटेशंस में भी पढ़ेंगे कि भाई उन्हें ऐसा क्यों लगा कि एक ही एलिमेंट आएगा। बट ये बात थी कि उन्होंने वैकेंट स्पेस रखे कि भाई अगर कोई नया एलिमेंट आता है तो वो प्रॉपर्टी इससे सिमिलर रखेगा। और ये भी उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि जो न्यूलैंड्स थे ना वो इस तरह से नहीं सोच पाए थे। तो नंबर 3 पॉइंट में आपने यही सीखा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए पहले से स्थान छोड़े गए थे, और जब उनकी डिस्कवरी हो गई तो उन्हें पीरियोडिक टेबल में बीच में ही रखा जा सका, जिसमें स्कैंडियम आता है, गैलियम आता है, जर्मेनियम आता है। इस तरीके के कुछ तत्व दिए गए हैं। देखिए, नंबर 4 है कि अक्रिय गैसों की खोज होने पर उन्हें अलग एक समूह में व्यवस्थित कर दिया गया। देखो, यहाँ पर मेंडलीव ने ये बात पहले से सोची थी कि अक्रिय गैसें आने वाले समय में खोजी जाएंगी, तो उन्होंने अपनी टेबल को इस तरह से डिज़ाइन किया कि उनके आने पर भी ना उनकी टेबल डिस्टर्ब ना हो। ये काम न्यूलैंड्स नहीं कर पाए थे, क्योंकि जब अक्रिय गैसें खोजी गई ना तो न्यूलैंड्स का रूल तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। ये लास्ट पॉइंट हमने सीखा था। तो फिलहाल यहाँ पर मेंडलीव ने क्या काम किया, मेंडलीव ने उन्हें एक अलग वर्ग में रख दिया। यहाँ के बाद एक नया कॉलम उन्होंने बनाया और उसमें जितनी भी इनर्ट गैसेस थीं उनको सबको यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया, एक अलग समूह में उनको रख दिया। नंबर 5 यहाँ पर है कि मेंडलीव ने कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को उनकी अपेक्षित स्थिति और गुणधर्मों की सहायता से भी ठीक किया। देखो, मेंडलीव का एक ये भी अचीवमेंट था कि उन्होंने जो है तत्वों को पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था कि इस एलिमेंट को यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, और इसके आधार पर उसका एटॉमिक मास भी उन्होंने डिफाइन किया। ये भी उनकी पीरियोडिक टेबल का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। नंबर 6 यहाँ पर है कि नए तत्वों की खोज में मेंडलीव की आवर्त सारणी ने सहायता की। नंबर 7 है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए कुछ अंतराल छोड़े थे जिनकी खोज अब तक नहीं की गई थी। ये पॉइंट अभी हमने सीखा। और साथ ही साथ देखो यहाँ पर ये क्यों लिखा है कि मेंडलीव ने एक ही समूह में पूर्ववर्ती नाम के लिए, देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कुछ इस तरह से समझो कि जब उन्होंने कहा कि नए एलिमेंट्स खोजे जाएंगे तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि जब वो खोजे जाएंगे ना तो उनके नाम के आगे हम एका लगाकर बात करेंगे, EKA, ईका या एका, जो भी आप इसको बोलना चाहें, ये लगाकर बोलेंगे। ईका बोरोन, ईका एल्युमिनियम और ईका सिलिकॉन, इस तरीके से उनको बोला जाएगा। तो ये इनकी प्रोफेसी मेंडलीव ने पहले से ही कर दी थी कि अगर कोई एलिमेंट आने वाले समय में
खोजा जाएगा तो उनके नाम के आगे हम ईका लगाएंगे और वो जिसने भी डिस्कवर किया होगा उसका नाम यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ये ईका जो वर्ड है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है वन। इस तरह से मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी ना, ये पहले की गलतियों को काफ़ी को करेक्ट कर चुकी थी और बहुत सारी जो गलतियाँ न्यूलैंड्स ने की, जो डॉबेराइनर ने की, इन्होंने उसको दूर किया और अपनी टेबल प्रस्तुत की। और यही कारण था कि इनकी जो टेबल थी ना, एक लंबे समय तक मान्य भी रही, लोगों ने उसको माना भी। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम इस समय क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां रही होंगी। तो चलिए सीखते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या कमियां थी। नेक्स्ट पॉइंट है मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो देखो सबसे पहली सीमा क्या थी। नंबर फर्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन का स्थान। देखो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी ना, उसमें हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया गया था। मतलब अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखते हो तो लिथियम के ऊपर हाइड्रोजन को रखा गया है। देखो टेबल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन को रखा गया है और नीचे क्या है, लिथियम, नीचे सोडियम। तो अगर हम इस तरह से देखें तो हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल, और जबकि लिथियम और सोडियम और पोटेशियम क्या है, ये मेटल्स हैं। तो उन्होंने क्या काम किया, हाइड्रोजन को यहाँ पर रख दिया। नंबर 2 पॉइंट है समस्थानिकों का स्थान या पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स क्या है, ये आपने पढ़ा हुआ है। आइसोटॉप्स उन्हें बोला जाता है जो एक ही तत्व के परमाणु, जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन उनका परमाणु भार जो है वो डिफरेंट होता है। 9th क्लास में ये आपने पढ़ा होगा। जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, H1, H2 और H3। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में इनके बारे में कुछ कहा गया, तो कुछ भी नहीं कहा गया। यहाँ पर मेंडलीव ने इनके बारे में सोचा ही नहीं। जबकि अगर पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा जा रहा है, तो हाइड्रोजन को भी तो 3 जगह रखना चाहिए था, क्योंकि इनके एटॉमिक मास तो अलग अलग हैं। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो ये भी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की एक लिमिटेशन है। नंबर 3 पॉइंट है कि मेंडलीव ने कुछ तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में अनुचित क्रम अनुसार रख दिया। मतलब खास करके भारी तत्वों में। देखो इस चीज़ को आप कैसे समझोगे, टेबल में देखो। मेंडलीव ने यह कहा था कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम पर रखा गया है। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों के बारे में, तो ज़रा यहाँ पर अगर आप देखते हो तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो 58.93 है। और अगर निकिल की हम बात करें तो निकिल का एटॉमिक मास कितना है, 58.71। भाई 93 ज़्यादा होता है कि 71? भाई 93 ज़्यादा होगा ना। तो 93 जो है कोबाल्ट का है, तो कोबाल्ट को उन्होंने निकिल से पहले रख दिया, जबकि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कोबाल्ट के नीचे जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं ना, इनकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट से मिलती जुलती है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर इसे पीछे रख दिया। जबकि उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो डिक्रीजिंग हो रहा है, पहले बड़ा फिर छोटा। इसलिए ये तीसरा लिमिटेशन था उनका कि उन्होंने जो भारी एलिमेंट्स थे उनको हल्के एलिमेंट्स से लेकिन पहले। फिर भी ये सोचने वाली बात है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कमियां तो आईं और जिसकी वजह से हमें नई टेबल की ज़रूरत भी पड़ी। बट ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट था मेंडलीव के लिए कि मेंडलीव की टेबल जो है ना, बहुत लंबे समय तक लोगों ने मानी कि मतलब हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा हमें ये योगदान दिया है। लेकिन क्योंकि उनकी टेबल में कुछ ड्रॉबैक भी थे, ये लिमिटेशंस भी थी, इस वजह से हमने इस टेबल को नहीं माना। और अब आप जानते हैं कि हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि मैं आपको बताऊंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में।